Welcome to Avancing Academy. We are going to discuss today one of the very important topic of class 11th, gravitation. Gravitation बहुत important इसलिए है कि हमारी रोज के कामों में भी इसका लगातार इस्तेमाल होता है और हम देखते रहते हैं. So gravitation की आज डिस्कशन होगी. इस टॉपिक में हम फिजिक्स के जो फिनोमेना है, जो आसपास हमारी घटनाएं घटती है, उनको आसानी तरीके से समझने के लिए भाषा का उपयोग करेंगे, लैंग्वेज का उपयोग करेंगे. वी विल डील विद द सिंपल फिनोमेना एंड सिंपल एक्सपेरिमेंट, सिंपल लैंग्वेज, so that we can explain all these phenomena with a very simplified manner. लेकिन इसमें इस लेक्चर का मतलब ये कदापि नहीं है कि मुझे अपनी नॉलेज आपको प्रदर्शित करना है. इसलिए छोटे छोटे शब्दों से, छोटी छोटी बातों से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. ये वीडियो लेक्चर सीरीज ग्रेविटेशन की कम से कम 20 लेक्चर की होगी और आपको ये पहला लेक्चर में आपका स्वागत है. आप इसको समझने की कोशिश करें. तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है. ये ग्रेविटेशन नाम क्यों पड़ा और इसकी ग्रेविटेशन का मतलब क्या है. ग्रेविटेशन इस दुनिया में आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं. जैसे कि बारिश होती है तो बादल जो हैं वो सर्टेन हाइट पे हैं और जब उसमें थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे बादल आपस में टकराते हैं या हवा के झोंके से, तो बारिश की बूंदें धीरे धीरे नीचे आती है. बारिश की बूंदें धीरे धीरे नीचे आती है और नीचे आती हैं तो नीचे क्यों आती है, क्यों नहीं ऊपर चली जाती बारिश की बूंदें. ऐसे और भी बड़े सारे फिनोमेना है जो आप बचपन से देखते आए हैं कि कोई चीज़ हम ऊपर से छोड़ देते हैं. हमारे यहाँ से मोबाइल छूट जाता है, गिर के टूट जाता है. छत पर के ऊपर से कुछ चीज़ें हम छोड़ते हैं, वो नीचे आ जाता है. इस तरह की बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पैदा होने के अगले दिन से ही आपके सामने घटित होती है और इस पे आप बहुत कोशिश नहीं करते पहले समझने की कि ऐसा क्यों होता है. ये मान के बैठ जाते हैं कि ऐसा होता है, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे आ जाता है. लेकिन आपके जैसे सब लोग सोचते हैं, वैसा न्यूटन ने नहीं सोचा. न्यूटन जब एक दिन अपने बगीचे में या बागवान या कोर्टयार्ड जो भी आप कह सकते हैं, घर के बाहर चाय पी रहे थे तो उनके गार्डन में एक एप्पल जो है, एप्पल का पेड़ था और वहाँ से एक एप्पल गिरा. तो उनके दिमाग में आया कि ये एप्पल नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया. यहीं से सोच शुरुआत हुई न्यूटन की कि ऐसा क्यों है कि कोई भी चीज़ हमने देखा, उन्होंने और भी चीज़ों को, कि एप्पल ऊपर से नीचे की ओर आ गया और नीचे ज़मीन क्या उसे अट्रैक्ट कर रही है. तो बाद में उनको थोड़ा सा पता चला, आइडिया दिया उन्होंने और डेवलपमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया. इससे उनको पता चला कि अर्थ वो ऑब्जेक्ट है, अर्थ वो चीज़ है, वो शख्सियत है, वो एक बड़ी वस्तु है जो कि एप्पल को अपनी ओर खींच रहा है. तो क्या एक बॉडी अपनी दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है. ये कौन सा, कोई किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है. वो फोर्स अर्थ ने लगाया था, उस फोर्स का नाम दे दिया उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स. अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगी उसको हमने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ के द्वारा एप्पल पर लगाया गया, जिस फोर्स की वजह से उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने में उसे सफलता मिली. ठीक है. सो अर्थ अट्रैक्ट एप्पल्स टूवर्ड्स इट. अब सवाल ये था कि क्या हर एक बड़ी वस्तु छोटी वस्तु को अट्रैक्ट करती है या छोटी वस्तु बड़ी वस्तु को भी अट्रैक्ट करती है. इस सब के लिए उन्होंने एक रूल दिया और रूल कहा गया बाद में कि भाई इसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया. बाद में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा गया. पहले इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से भी जानते हैं और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी बाद में किया गया कि ये कितना है और कैसे है. तो उन्होंने देखा और ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं. जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कितना होता है, तो वो दोनों ही ऑब्जेक्ट के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और अगर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाए तो डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ये बात एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया. कैसे किया गया उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे और
देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, तो पहली चीज इसके आधार पे न्यूटन्स ने एक रूल दिया, न्यूटन ने, तो इसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाद में इसी को कहा गया यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, क्या था इस रूल के हिसाब से? अकॉर्डिंग टू दिस रूल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies is directly proportional to the product of their masses, the product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between them. ये एक रूल था जिसको उन्होंने कहा कि the force of attraction between two bodies is directly proportional to their product of their masses and inversely proportional to a square of distance between them. ठीक है, इसको कहा गया, इस रूल के हिसाब से ये कहा गया कि सारी बॉडी एक दूसरे को खींचती है, और ऐसा नहीं है कि बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को क्या करती है, ज्यादा ताकत से खींचती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी बॉडी छोटी बॉडी को ज्यादा ताकत से खींचती है और छोटी बॉडी बड़ी बॉडी को कम ताकत से खींचती है। इस बात को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड किया गया कि अगर एक बॉडी है ये बड़ी जिसका मास m1 है, एक छोटी बॉडी है जिसका मास m2 है, ये दो बॉडी है, एक का नाम A एक का नाम B दे दें, और दोनों के बीच का सेंटर का जो डिस्टेंस है वो r है, तो उसने कहा इफ m1 and m2 are the masses of two bodies separated each other by distance r, then the force of attraction between two bodies is F, which is directly proportional to product of their masses, inversely proportional to a square of distance between them. अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए, this two, तो क्या हो जाएगा? Combining this two, we get what F is directly proportional to m1 m2 upon r square. किसी भी प्रोपोर्शनल को इक्वल लिखने के लिए हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज f इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस कांस्टेंट को लेटर ऑन g का नाम दिया गया, ये फोर्स जो है वो हो गया g इनटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, where g is called gravitational constant, ठीक है। अब इस g की वैल्यू कितनी हो गई? कांस्टेंट की तो कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, कांस्टेंट तो कोई भी चीज होगी तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए कैवेंडिश ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो हम बात करते हैं अब कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। ये क्या एक्सपेरिमेंट था, जरा ध्यान से देखिए। कैवेंडिश ने क्या किया कि एक थ्रेड से एक प्लैंक को लटकाया, वुडन प्लैंक था जिसके दोनों किनारे दो छोटे छोटे बॉल थे, और
ये थ्रेड है हमारा, ये इसके बीचों बीच में सेंटर में इधर एक बॉल लिया, इधर एक बॉल छोटा सा, इधर एक बॉल छोटा सा लिया और दोनों छोटे छोटे बॉल इसके तरफ लटका दिए। यहाँ सेंटर से होल करके थ्रेड को जो वुडन प्लैंक था उसको क्या किया, स्ट्रिंग से बांध के और यहाँ एक रिजिड सपोर्ट से इसको टांग दिया। फिर क्या किया कि किसी दूसरे अरेंजमेंट के जरिए एक और उसने थ्रेड लिया और थ्रेड से ऐसे इस तरह से, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं चाहे तो इस तरह से दिखाऊं, इस तरह से एक दूसरा अरेंजमेंट लिया और उससे दो बड़े बड़े बॉल को लटकाया। ये बड़ा बड़ा बॉल बना दिया हमने, ये दो बड़ा बड़ा बॉल को लटकाया कंपैरेटिवली बिगर बॉल को, ये बिगर बॉल है और यहाँ से भी एक बिगर बॉल को लटकाया, ये बिगर बॉल हो गया, इसको लटकाया। लटकाने के बाद ये किसी और अरेंजमेंट से इसी तरह का सिमिलर अरेंजमेंट था जिसके जरिए एक यहाँ पे लटकाया और एक यहाँ पे लटकाया। देखा कि एक्सपेरिमेंटली कि इसकी दोनों की बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और ये जो प्लैंक ऐसे लटका हुआ था ये टुवर्ड्स इसकी तरफ आके अट्रैक्ट हो रहा है, ये जो है वो इसकी तरफ आके अट्रैक्ट हो रहा है, ये इधर की ओर जाके अट्रैक्ट हो रहा है। यानी दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है जो ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। और देखा कि दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, सेम है। तो ये चाहे ये इसको अट्रैक्ट करे चाहे ये इसको अट्रैक्ट करे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बड़ा वाला इस छोटे वाले को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ ये छोटा वाला ऊपर जा रहा है और बड़े वाले को अट्रैक्ट कर रहा है या इस तरह का, ठीक है। तो बड़ा वाला छोटे वाले को जो अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही फोर्स से छोटा वाला बड़े वाले को अट्रैक्ट कर रहा है। ये फोर्स उसने मेजर किया और देखा कि दोनों ही फोर्स क्या है, बराबर है। इस बात से चूंकि पता चला कि अगर इसकी बड़े वाले की मास हम m1 मान लें और छोटे वाले की मास m2 मान लें, चूंकि दोनों के मास सेम है तो ये भी m2 होगा, ये भी m1 होगा। तो देखा कि फोर्स जो लग रहा है इनके बीच में वो लग रहा है वो सेम है, वो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर किया हुआ था r स्क्वायर, और एक ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कांस्टेंट उसको पता नहीं चला। उसको m1 तो पता था, m2 भी पता था, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी पता था और फोर्स भी पता चला, लेकिन उसको देखा कि ये मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है जो उसे पता नहीं चल पा रहा था। उसी कांस्टेंट को डिटरमिन करने के लिए उसने किया। हुआ क्या था कि जब ये घूमने लगा इसकी तरफ गया तो इस स्ट्रिंग में एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। जैसे ये ऐसे था और ये रस्सी जो इस तरह का ऐसे था, वो क्या हुआ, इसकी तरफ थोड़ा सा रोटेट हो गया, ये रोटेट हो गया और इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। ये जो स्ट्रिंग था इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, तो टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। टॉर्क से जो प्रोड्यूस हुआ, फोर्स प्रोड्यूस बाय टॉर्क, टॉर्क भी क्या करेगा, फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हुआ। यानी टॉर्क फोर्स यहां लिखता हूं, टॉर्क फोर्स यानी टॉर्क इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर था। तो इसका मतलब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क तो ऐसा होता नहीं है, टॉर्क फोर्स, ये फोर्स है, खाली टॉर्क तो होगा नहीं। टॉर्क क्या होता है, ये स्ट्रिंग की अगर लेंथ L है और ये मान लेते हैं कि थीटा एंगल से रोटेट हुआ, नीचे से ऊपर की ओर गया, थीटा एंगल से रोटेट हुआ, ट्विस्ट हुआ कितना, थीटा एंगल से। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू थीटा, लेंथ इंटू थीटा। तो इसलिए हो जाएगा ये L थीटा और यहाँ पे क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें उसको क्या क्या पता था, इसमें उसको m1 भी पता था, इसका मास पता था, क्योंकि लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो हर एक ऑब्जेक्ट का आपको पता होता है। ये मास आपको m1 पता था, ये मास m2 भी उसे पता था, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पता था, एंगल कितना ट्विस्ट हुआ वो भी मेजर कर सकते हैं, इसका लेंथ भी पता था जिसमें ट्विस्ट हुआ। तो ये सारी चीजें इसमें पता थी, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता। सबकी वैल्यू रखने के बाद G की वैल्यू मिल गया और सबकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद G की वैल्यू कितनी मिल गई,
6.67 into 10 to the power -11 आया वो कांस्टेंट की वैल्यू। अब इसका यूनिट पता किया गया कि यूनिट क्या होगा। तो यूनिट हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे यूनिट कैसे ऐसा हुआ? हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या है? G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। आप देखिए G की वैल्यू कैसे लिखेंगे? F इंटू आर स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो गया अपॉन m1 m2। इसका अर्थ क्या हुआ? F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। R क्या है? डिस्टेंस। किस में मेजर करते हैं बच्चों? मीटर में। तो मीटर स्क्वायर, r स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर। मास केजी में, ये भी केजी में, तो केजी इंटू केजी केजी स्क्वायर हो गया, इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसको हम लिखते हैं। इसलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो गई। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि टू बॉडीज of mass 10 kg and 20 kg are separated by distance 10 centimeter from each other, ठीक है? इधर find the force of attraction between them. Force of attraction between them. ठीक है? क्या क्या दिया है इसमें? हमारे को दिया हुआ है यहाँ पे एक मास दिया हुआ है m1, दूसरा मास दिया हुआ है m2। m1 दिया हुआ है 10 kg, m2 दिया हुआ है 20 kg और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? r। कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलने के लिए क्या लिख देंगे? 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई, यानी क्या हो गया? 10 का पावर -1 मीटर। अब हमें इसमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स क्या होगा? यहाँ लिखते हैं देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू G की वैल्यू कितना? 6.67 into 10 to the power -11। m1 कितना? 10 kg। m2 कितना है जी? 20 kg डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। 10 का पावर -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -2। ये दो जीरो है और ये ऊपर जाके दो जीरो और हो जाएंगे। 10 to the power -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10 to the power 2। तो 10 to the power 2 और यहाँ पे दो जीरो मिलके 4 जीरो हो गए। ये -11 में 4 जीरो का पावर यानी 10 का पावर 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10 का पावर -7 और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 4, 6 2 जा 12 and 1 13 कैरी 1, 6 2 जा 12 1 13 into 10 to the power कितना? -7। ये हो गया फोर्स की यूनिट। फोर्स आ गया, इतना आ गया फोर्स। इसको हम लिख सकते हैं चाहे तो इतना, या यहाँ पे अगर एक पॉइंट देंगे तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो इतना न्यूटन लिख दोगे आपको चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 1.334 और 10 टू द पावर फिर कितना हो जाएगा? अगर आप डेसिमल प्लेस नीचे बिठा रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब क्या कर रहे हैं? हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1.334 into 10 to the power -8 न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये हो गया फोर्स। यानी हमें अगर दो ऑब्जेक्ट कहीं भी दिया हो, उनके बीच का डिस्टेंस दिया हो, दो ऑब्जेक्ट सेपरेट कर रहा हो कुछ डिस्टेंस से और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हो, तो हम आसानी से उनके बीच का लगने वाला फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि इसके आधार पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ये अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।